हेलो डियर फ्रेंड्स, नीट 2020 के एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस होने वाली है बहुत जल्दी। जो टारगेट हमें फिक्स करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। जब भी मैं ये टर्म यूज़ करता हूँ, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, कई बच्चे पूछते हैं सर इसका क्या मतलब है, एनसीईआरटी तो पूरी कमांड पे है हमें। इनफैक्ट कई कोचिंगों के मटेरियल भी हमने मगअप कर लिए हैं। आपके अकॉर्डिंग 360 में 330 प्लस जब हम स्कोर कर रहे हैं तो हमें बायो आती है, 260 270 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो बायो नहीं आती है। इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए हाउ यू हैव टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। कुछ चैप्टर्स जो पढ़ने में हमें बोरिंग लगता है इनमें तो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, उन चैप्टर का डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। या अगर आपको कोई और चैप्टर भी लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्लास 11th से स्टार्ट करते हैं। हाउ वी हैव टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, पैराग्राफ वाइज ब्रेक करना है, लाइन वाइज ब्रेक करना है। कुछ चैप्टर के हम लोग स्टडी करके इस चीज़ को देखेंगे। जैसे मैंने पहला चैप्टर ले रखा है एनसीईआरटी, अगर आप देखोगे तो मेरे पास एनसीईआरटी है। आपको हर लाइन फॉलो करनी है। यहाँ पे अर्नेस्ट मेयर के बारे में दे रहे हैं, मैंने एनसीईआरटी से ही पॉइंट लिखे हैं बोर्ड पे और इन्हीं को हम लोग समझेंगे। ये पहला चैप्टर देखते हैं। अर्नेस्ट मेयर मैंने यहाँ लिखा है। लिविंग वर्ल्ड जो पहला चैप्टर है, साइंटिस्ट के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है, वैसे सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ज़्यादातर देते हैं। कुछ मैंने लिखे हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, आपको रीड कर लेना चाहिए। जैसे अर्नेस्ट मेयर, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इन्हें डार्विन कहते हैं 20th सेंचुरी का। डार्विन जो कि नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन सब के कंसेप्ट पे काम किया था। डार्विन ने जैसे 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा वर्क किया था, उसी तरीके से 20th सेंचुरी में जो सबसे ग्रेट वर्क है वो अर्नेस्ट मेयर का है। मेनली दो वर्क हैं जिसके लिए ये वेल नोन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज इवॉल्व हुई एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज से तीसरी स्पीसीज। जो स्पीसीज का इवॉल्वमेंट है, चेंज होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसे वेल एक्सप्लेन किया है अर्नेस्ट मेयर ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ऑर्निथोलॉजी, बायोजियोग्राफी, एवोल्यूशन, ऐसी कई सारी फील्ड हैं जिनके ऊपर वर्क किया है। सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, तो कई सारे फील्ड में इन्होंने वर्क किया। अगर हम लोग एनसीईआरटी से बिटवीन द लाइंस पढ़ने का जो मेरा टारगेट है आपको बताना। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट तो हम सब लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है इनका, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, द मेंबर which can interbreed with each other, the member of population, the member of group which can interbreed with each other, that means they belong to same species. This is the biological species concept of Ernest Mayr. तो biological species concept से हम लोग familiar हैं। We are familiar with the origin of species diversity। जो living world पहला चैप्टर है, फर्स्ट हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, स्कूल लाइफ से जब हम लोग बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट हैं, we very well know what is the difference between living and non-living. In fact, we know the connecting link between living and non-living viruses. अगर आप लिविंग हो तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ का मतलब है मास में, नंबर में इंक्रीज करना, मास में या नंबर में इंक्रीज करना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी ग्रो कर रहे हैं, सभी का नंबर इंक्रीज कर रहा। हमारी आपकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि सेल डिवाइड कर रही हैं। जो बैक्टीरिया है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों टर्म एक दूसरे के सिनोनिम हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे माउंटेन वगैरह, वो भी तो ग्रोथ के कारण ही फॉर्म हुए हैं। तो ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज ट्रू, बट नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एमसीक्यू दो तरह के आते हैं, वो पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसमें से कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। तो ग्रोथ प्रॉपर्टी तो है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन दूसरा अगर आप देखोगे
तो रिप्रोडक्शन में अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। कई स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे लेकिन उन्हें लिविंग कंसीडर किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जो एनसीईआरटी का सेकंड पैराग्राफ अगर आप रीड करोगे। देन दे आर डिफाइनिंग द मेटाबॉलिज्म। हमारी आपकी बॉडी में सेल के अंदर जो फूड मटेरियल हम ले रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा, कैटाबॉलिज्म। जो एनर्जी जनरेट हो रही है उससे हमारे टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अगर आप टेस्ट ट्यूब में किसी केमिकल रिएक्शन को कर रहे हो तो वहाँ भी वही सेम हो रहा जो सेल के अंदर होगा। तो जो एक सिंगल सेल में हो रहा वही टेस्ट ट्यूब में भी हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट ट्यूब में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसका किसी भी नॉन लिविंग एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स ये प्रूव होता है कि टेस्ट ट्यूब में जो आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर रहे हो वो एक्चुअली में सेल का ही पार्ट है। तो मेटाबॉलिज्म इज अल्टीमेटली कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ, it is the defining property of living organism, and when cells are interacting with each other they are generating energy, they are utilizing food material. This is the result how the cellular organization has been evolved. सिंगल सेल से मल्टी सेल टिश्यू, जब तक सेल्स इंटरैक्ट नहीं करेंगे मेटाबॉलिज्म नहीं शो करेंगी। मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस, हम और आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी प्लांट और एनिमल, वी आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारा कॉन्शियसनेस है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन मार्क करके पूछा है कि जो बंदा कोमा में चला जा रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज कोमा, तो उसे आप लिविंग कैसे कंसीडर करोगे? वो एक क्वेश्चनेबल है, लेकिन बायोलॉजिकली साइंटिफिकली जो कोमा में चला गया है, जो ब्रेन डेड पर्सन है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो डेड कंसीडर किया जाता है। अगर दोनों एंड पे हम देखेंगे तो डेड कंसीडर किया जाता है। हमारे लिए लिविंग की जो प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस का होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करना, मेटाबॉलिज्म, ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी लिविंग की प्रॉपर्टी है बट नॉट दी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये पहला पैराग्राफ था, पहला पॉइंट था जिसमें हम लिविंग को डिफाइन कर रहे थे। नेक्स्ट अब जो दूसरा पॉइंट हम डिफाइन करने जा रहे हैं एनसीईआरटी में, नेक्स्ट जब वो लिविंग की प्रॉपर्टी आपको बता रहा है क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी लिविंग की प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट पेज पे अगर हम आ रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी टर्म का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। हम यहाँ पे पूरे ग्लोब यानी पूरे अर्थ के सेंस में अगर हम बात करेंगे, कितनी फ्लोरा एंड फाना, कितने प्लांट और एनिमल के डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। तो जो फैक्ट एनसीईआरटी दे रहा 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज। आगे फर्दर वो लिख रहे हैं कि हर साल बहुत सारी प्लांट और एनिमल की नई नई स्पीसीज भी डिस्कवर हो रही हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी नंबर, टोटल नंबर कितना है और कितने टाइप के हैं, नंबर भी और टाइप भी, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सपोज हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एरिया में देख लिया कि 10 डिफरेंट टाइप के हैं, 10 डिफरेंट टाइप के हैं और उनका नंबर 100 है, तो ये बायोडाइवर्सिटी है। किसी दूसरे प्लेस पे 20 डिफरेंट टाइप के हैं और उनका नंबर 50 है, तो डाइवर्सिटी डिफर कर जाएगी। तो डाइवर्सिटी में हम लोग नंबर भी और टाइप भी दोनों देखते हैं। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं नॉमेनक्लेचर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को जो लोकल नेम दिया जा रहा है उसे वर्नाक्युलर नेमिंग कहते हैं, लेकिन इसी नेम से पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। दैट जनरेट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन।
हाउ कैन इट बी रेक्टिफाई? बाय गिविंग साइंटिफिक नेम। तो ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम देना, पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से उसे जाना जाए, दिस इज नॉमेनक्लेचर। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज्म को केवल एक नाम से ही जाना जाए, ये नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट है। नेक्स्ट मैं डिफाइन कर रहा हूं आइडेंटिफिकेशन। अगर इसे मैं पेन नेम देने जा रहा हूं कि ये पेन है, दिस इज नॉमेनक्लेचर, लेकिन इसे पेन नेम देने से पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मार्कर पेन है जिसे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, ये फाउंटेन पेन है, ये बॉल पेन है। तो नेमिंग से पहले उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। द फर्स्ट स्टेप इन क्लासिफिकेशन इज आइडेंटिफिकेशन। अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि बंदा ये नीट एस्पायरेंट है, देन आई विल आस्क व्हाट इज योर नेम। अब आप अपना नेम बता रहे हो जो स्टैंडर्ड नेम है, दिस इज नॉमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन पहले आएगा, फिर नॉमेनक्लेचर आएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन डिस्क्राइब्ड करेक्टली, परफेक्ट वे में डिस्क्राइब भी करना है। अगर कोई मेरे से इंस्टीट्यूट में मिलने आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरे ब्रेन में तो यही जाएगा कि नीट की प्रिपरेशन इसे करनी है, हर एंगल से उसे डिफाइन करना। कुछ स्टैंडर्ड अथॉरिटी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो बोटानिकल और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करती हैं। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट में जो नॉमेनक्लेट किया जा रहा। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एनिमल्स की जो नेमिंग करी जा रही है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट थिंग हमें समझनी है, दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या इसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कह रहे हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल nomenclature. You know, binomial nomenclature was given by father of modern taxonomy, obviously Sir Carolus Linnaeus. Sir Carolus Linnaeus given the binomial nomenclature concept. What does the mean of binomial nomenclature? There are two words. First word is generic and second word is species or specific epithet. स्पेसिफिक एपिथेट को ही स्पीसीज कह रहे हैं। दो वर्ड है, जेनेरिक और स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंगो का हम लोगों ने बोटानिकल नेम लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। जेनेरिक नेम जो पहला वर्ड है वो जेनेरिक या जीनस, इसे जो पहला लेटर है इसका वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। दूसरा जो हम लोगों ने वर्ड इंडिका लिखा है, इंडिका का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट में पहला जेनेरिक का कैपिटल से और स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज स्मॉल लेटर से। देयर आर सम स्टैंडर्ड रूल ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। पहला रूल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, हम लोग जब साइंटिफिक नेमिंग करते हैं जूलॉजी या बॉटनी में, बायोलॉजी में, तो हमेशा लैटिन में लिखते हैं। लैटिन ओरिजिन होनी चाहिए, लैटिनाइज्ड होना चाहिए। जो वर्ड आप लिख रहे हो वो लैटिन में होना चाहिए। लैटिन वर्ड की पहचान है कि जब भी इसे बुक में हम लोग लिखते हैं, बुक में टाइप किया जाता है, हमेशा इटैलिक्स के फॉर्म में लिखते समय से इटैलिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। जो क्वेश्चन गलत होता है बच्चों का ज़्यादातर, व्हाट दे डू, दे गेट कंफ्यूज बिटवीन लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन और ग्रीक दोनों अलग अलग यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, दोनों की ओरिजिन अलग अलग है। ग्रीक ज़्यादा ओल्डर लैंग्वेज है देन लैटिन, लेकिन साइंस के ज़्यादातर लिटरेचर या साइंटिफिक नेमिंग में हम लोग लैटिन ही फॉलो करते हैं, ग्रीक फॉलो नहीं करते। अगर कोई नया वर्ड भी मिलता है तो उसे लैटिन में ही लिखा जाता है, इसकी अपनी अल्फ़ाबेट अलग है, अपना अलग सिस्टम है।
ग्रीक आज भी बोली जा रही है, लैटिन आजकल नहीं बोली जाती है, बहुत कम होंगे मेरे हिसाब से जो लैटिन बोलते होंगे। ग्रीक लेकिन अभी भी यूरोपियन कंट्रीज में बोली जा रही है। तो फिलहाल लैटिन लैंग्वेज है जिसमें लिखा जा रहा है, जिसका अपना लिटरेचर है, लिखते समय से इटैलिक्स में लिखते हैं। जीनस एंड स्पीसीज जो मैंने कहा, दो वर्ड है, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज, इसके लिए जेनेरिक, इसके लिए स्पेसिफिक एपिथेट भी। अगर हैंड रिटन, हम लोग जब अपनी बायो की फाइल बनाते हैं या कॉपी में किसी का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, सेपरेटली अंडरलाइंड, आपने जीनस और स्पीसीज लिखा, उस दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। और अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो अगर आप इटैलिक्स में लिखोगे तो ये इंडिकेट करेगा कि इसकी ओरिजिन इटैलिक्स, इसकी ओरिजिन लैटिन ओरिजिन है। तो लैटिन टर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट वर्ड जीनस यू नो कैपिटल लेटर एंड सेकेंड वर्ड स्पीसीज स्मॉल लेटर। अगर जिस ऑथर ने उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में बताया है, अगर उन्हें ऑनर देना है तो लास्ट में एब्रीविएटेड फॉर्म में नेम इंडिकेट कर देंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, LINN, लिन यहाँ पे लीनियस को इंडिकेट कर रहा। तो जेनेरिक, स्पेसिफिक एपिथेट और एब्रीविएटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नेम है। इस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल फॉलो किए जाते हैं। कई बार अच्छे बच्चे भी ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जबकि NCERT में बिल्कुल क्लियर दे रखा है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले, सपोज मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड आई वांट टू क्लासीफाई, आई वांट टू ग्रुप दैट 40 स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स। इन 40 स्टूडेंट्स में सपोज 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरिटोरियस हैं और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मुझे और ज़्यादा वर्क करना है तो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। तो अगर मुझे नीट में रिज़ल्ट चाहिए तो इन्हें दो पार्ट में अगर मैं कैटेगरी कर दूंगा, दो ग्रुप में अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे लिए टीचिंग ईजी होगी और उन बच्चों के लिए भी समझना आसान होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेम कैरेक्टर के बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखना, उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर फ्रॉम NCERT, classification grouped into category based on some observable characters। जो कैरेक्टर्स मुझे ऑब्जर्व हो रहा है उसी बेसिस पे मैंने उनकी कैटेगरी बना दी। जैसे मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी बना दी, जो मेरिटोरियस हैं जिनका रिजल्ट 100% मिलना है, 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट तो देंगे लेकिन उनके साथ और ज़्यादा हार्डवर्क करना है मुझे। तो ये मतलब है क्लासिफिकेशन का, ग्रुपिंग करना, उनकी कैटेगरी बनाना। टैक्सा टर्म फिर क्या है जो यूज होता है? कैटेगरी के लिए जो साइंटिफिक टर्म है वो टैक्सा है। कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म टैक्सा है और टैक्सा का सिंगुलर क्या है? टैक्सॉन। टैक्सा का सिंगुलर क्या है? टैक्सॉन। सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। तो कैटेगरी और टैक्सा में कोई डिफरेंस नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। और कैटेगरी का मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग करना, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आई एम राइटिंग टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। टैक्सोनॉमी में हम लिख रहे हैं कि इसे अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई किया जा सकता है। टैक्सा मतलब कैटेगरी, ट्रू भी है। जो मैमल्स हैं, जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो मोलस्क हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, सब अलग अलग टैक्सा ही तो हैं। जब मैं मैमल्स बोलता हूँ तो इमेज आ जाती है, एंजियोस्पर्म अगर हम बोल रहे हैं तो दूसरी इमेज आ रही है, अगर ब्रायोफाइट्स बोल रहे हैं तो दूसरी इमेज आ रही है। तो जस्ट टैक्सा या कैटेगरी का नाम लेते ही उस कैटेगरी के जितने लोग हैं उन सबकी इमेज आ जाती है, और इन सबकी स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। जब इसे कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है तो डिफाइन करने के तो कई तरीके हैं। इसेंशियल बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जैसे एग्जांपल, जिन 20 स्टूडेंट्स को मैंने उस बैच में रखा है जहां मुझे उनके साथ ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, वो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने ऐसा डिमार्केट क्यों किया? उन 20 स्टूडेंट्स का जो आप मेरिटोरियस कह रहे हो उनके तो नंबर ऑफ टेस्ट ले रहे हो,
और हम लोगों के टेस्ट भी कम है, आप केवल पढ़ाते जाते हो। तो जो 20 स्टूडेंट्स मैंने अलग किए हैं जिनके साथ मुझे ज़्यादा वर्क करना है, कुछ तो करेक्टर मुझे ऑब्जर्व हुए होंगे, मुझे लग रहा है कि अपने आप से ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, उतने MCQ सॉल्व नहीं कर पाते, इनका NCERT पढ़ने का तरीका वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जिससे मुझे रिजल्ट मिले, तो कुछ तो ऑब्जर्वेबल करेक्टर होंगे जिनके बेसिस पे मैंने डिमार्केट किया होगा। सेम थिंग आई एम राइटिंग, कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, इसेंशियल बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एनिमल या प्लांट के केस में, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, डेवलपमेंट का उनके प्रोसेस क्या है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जब भी किसी को कैटेगराइज किया जाता है कुछ करेक्टर के बेसिस पे किया जाता है। अगर मुझसे कोई कह रहा है कि आप नीट टॉपर हो तो उसे कुछ तो पता चला होगा कि मेरे अंदर ये प्रॉपर्टी, तभी हम नीट एग्जाम टॉप करेंगे। तो ये वो करेक्टर है। आजकल कुछ बेसिक्स बना दिए गए हैं, जब भी हम टैक्सोनॉमी पढ़ते तो ये बेसिक हैं जो फॉलो होंगे टैक्सोनॉमी में, उसे कैरेक्टराइज किया जाएगा, ये करेक्टर है। आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन आप जानते हो। क्लासीफाई किया जाएगा, ग्रुप में रखा जाएगा, और नॉमेनक्लेचर नेमिंग करी जाएगी। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ऑल दीज 4 are pillar of taxonomy. These 4 are the pillar of taxonomy. कैरेक्टराइज करना, उसके कैरेक्टर्स बताना, मैमल्स के क्या कैरेक्टर है, रेप्टाइल के क्या कैरेक्टर है। आइडेंटिफाई करना, अगर ये कैरेक्टर है तो ये पक्का रेप्टाइल होगा, ये कैरेक्टर है तो ये मैमल ही होगा। क्लासीफाई करना, मैमल में भी इसे किस ग्रुप में रखें, कार्निवोर में रखें, प्राइमेट में रखें, किस ग्रुप में रखें, कैटेगरी उसकी डिसाइड करना। नॉमेनक्लेचर, एक स्टैंडर्ड नेम दे दे जिससे पूरे वर्ल्ड में उसी नेम से उसे जाना जाए। तो ये टैक्सोनॉमी के बारे में है। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टमैटिक्स। जब सिस्टमैटिक्स टर्म हम ले रहे हैं तो हमें लग रहा है चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिकली हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट से कह रहे हैं कि यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड गाय, तो इसका मतलब है उसे कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब सोना है, कब उठना है, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। तो सिस्टमैटिक्स में सिस्टेमा से टर्म लिया गया है, जो लैटिन वर्ड है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स को बड़ा प्रॉपरली अरेंज किया गया है। कैरोलस लीनियस की सिस्टेमा नेचुरी बुक में इसके बारे में बताया गया है। सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन हम लेते हैं, इसेंशियल है। नॉमेनक्लेचर आपको पता है, क्लासिफिकेशन पता है। एक नया वर्ड ऐड कर रहा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो पहले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर चुके हैं, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपके ब्रदर या सिस्टर ने नीट एग्जाम में टॉप किया है तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी नीट एग्जाम टॉप करोगे। आपके पेरेंट्स अपने टाइम समय के CBSE PMT टॉपर रहे हैं तो आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि सेम जीन आ रहा है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग टैक्सोनॉमी में कंसीडर नहीं कर रहे थे। नाउ आई एम कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। सो इन द नेक्स्ट पार्ट, टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक हायरार्की से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी को जो अभी तक मैं डिफाइन कर रहा था कि जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है, उस बेसिस पे उनको कैटेगरी में रखा जा रहा। और कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म हम यूज करते हैं टैक्सॉन। सपोज किंगडम, फाइलम, प्लांट में डिवीजन कह रहे हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सारे अलग अलग कैटेगरी हैं। स्पीसीज एक कैटेगरी है, जीनस अलग कैटेगरी है, सब अलग अलग कैटेगरी हैं। और ये जो कैटेगरी है ये अपने लेवल पे अपनी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा। स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, मतलब सबसे लोवेस्ट रैंक है। किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक है। हर कैटेगरी अपने आप में क्लासिफिकेशन की यूनिट है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर इसी से पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टिक करते हैं स्पीसीज। स्मॉलेस्ट रैंक, टिक करते हैं स्पीसीज। तो कैटेगरी रैंक को ही डिनोट करता है। और कैटेगरी का मतलब है जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो मैंने वही लिखा है कि हर कैटेगरी रैंक को रिप्रेजेंट करता है और हर कैटेगरी अपने आप में क्लासिफिकेशन की यूनिट है। ये पूरा टैक्सा है।
हर इंडिविजुअल टैक्सा को टैक्सॉन कहते हैं। ये टैक्सॉन है, ये टैक्सॉन है, ये टैक्सॉन है, ये टैक्सॉन है, हर टैक्सॉन है। कई बार ऑप्शन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सॉन, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन या लार्जेस्ट टैक्सॉन। हर इंडिविजुअल कैटेगरी है, कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है रैंक को, प्लूरल टर्म इसके लिए टैक्सा है, और ये हर इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, टैक्सॉन को। तो कई बार पूछा जाता है इसमें से टैक्सॉन कौन सा है, बच्चे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, जब हम इन टैक्सॉन को अरेंज करते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज में, स्पीसीज जो स्मॉलेस्ट टैक्सॉन या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव करेंगे तो जो सिमिलर कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेंगे, इनमें आपस में सिमिलैरिटी इंक्रीज करेगी। और जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो इनमें सिमिलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ऑब्वियस बात है, जब हम स्पीसीज की तरफ आएंगे तो उनमें जो कैरेक्टर्स वो शेयर कर रहे हैं वो आपस में इंक्रीज करेंगे। तो टैक्सॉन को इस तरीके से कैटेगरी को अरेंज करना, दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन, कैटेगरी, रैंक, हर चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सबका क्या मतलब है। अब वन बाय वन इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे और डिटेल हमें इनके बारे में पता चले। सो व्हेन वी सी दी डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक, लेट अस फर्स्ट टेक दी स्पीसीज। वी आर वेरी मच फैमिलियर विद स्पीसीज। स्पीसीज को डिफाइन ऐसे कर रहे हैं कि मार्फोलॉजिकली अगर सिमिलर हैं, that means they belong to same species. That is the most superficial criteria to define the species. यहाँ पे species जो सबसे smallest unit है क्लासिफिकेशन की, सबसे smallest category है, rank है, distinct morphologically, दूसरी species से वो distinct है, और अगर एक जैसे दिख रहा है that means they belong to same species. Mangifera indica, mango, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा, लियो, ये तीनों अलग अलग जीनस भी हैं, अलग अलग स्पीसीज भी हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम सेम जीनस है, इसकी दो अलग अलग स्पीसीज, नाइग्रम और मेलोंजिना। इसी तरीके से पैंथेरा जीनस सेम है, स्पीसीज लियो मतलब इसमें लायन भी आ रहा और टाइग्रिस टाइगर भी आ रहा, जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये नाइग्रम और मेलोंजिना दो अलग अलग स्पीसीज आ रही हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका डिफरेंट है। तो एक जीनस की एक से ज़्यादा स्पीसीज पॉसिबल हैं, इवन स्पीसीज की सब स्पीसीज भी पॉसिबल हैं। तो सब कैटेगरी भी होती है, कैटेगरी को और अगर डिवाइड किया जाता है देन दिस इज कॉल्ड एज सब कैटेगरी। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट कर रही है, रिजेंबल कर रही है, दिस इज कॉल्ड जेनरा और जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज फॉर्म्स दी जेनरा और स्पीसीज। जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी स्पीसीज में होगी, जीनस में उतनी सिमिलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि हायरार्की में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे सिमिलैरिटी डिक्लाइन होनी चालू हो जाती है। जेनरा जिसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज कह रहे हैं। पैंथेरा, पैंथेरा सेम जीनस है, इसकी तीन अलग अलग स्पीसीज, लियो लॉयन, टाइग्रिस टाइगर, पार्डस लेपर्ड। फैलिस जो है, फैलिस जिसमें कैट आ रहा, जो कैट है कैट का जीनस फैलिस है, कैट का जीनस क्या, फैलिस, वो अलग जीनस में रखा गया है। और यहाँ पे ये जो जीनस है उसकी ये तीन अलग अलग स्पीसीज है। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज फॉर्म दी जीनस, और अलग अलग जीनस भी पॉसिबल है। नेक्स्ट फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा ऑब्वियसली फॉर्म्स दी फैमिली। इसमें देखिएगा प्लांट के केस में हमें याद रखना है डिफाइन करने का, डिवाइड करने का क्राइटेरिया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों रहता है। वेजिटेटिव क्राइटेरिया भी लेते हैं और रिप्रोडक्टिव भी। प्लांट में फिलहाल सोलेनेसी फैमिली में ये तीनों आ रहे हैं, सोलेनम भी, पिटूनिया भी और धतूरा भी। एनिमल्स के केस में देखेंगे तो फैलिडी फैमिली जो है, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड और कैट।
जब भी हम लोग कैट को देखते हैं तो कैट के साथ उसके भाई की याद आ जाती है डॉग की। हमें लगता है कैट और डॉग दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते होंगे, लेकिन डॉग की जो फैमिली है वो कैनिडी है। और कई लोग जो जानते हैं वो कहते हैं कैट जो है वो लायन टाइगर की फैमिली को ही बिलोंग कर रही है। दिस इज ट्रू फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जिस फैमिली को लायन टाइगर लेपर्ड बिलोंग कर रहा उसी को कैट बिलोंग कर रही है, और इनकी फैमिली का नाम क्या, फैलिडी। तो ऐसा नहीं कि कैट हमारे गली मोहल्ले में घूम रही है तो डॉग की फैमिली को बिलोंग करेगी, उसका भी अपना स्टैंडर्ड है। वो डॉग बिलोंग करता है कैनिडी को और ये बिलोंग करती है फैलिडी को। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन, सो इन द नेक्स्ट सीक्वेंस इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की वी आर टेकिंग ऑर्डर। ऑर्डर जब हम ले रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर से पहले फैमिली तक कवर किया था। फैमिली में मोर और लेस हम लोग कैरेक्टर की सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी को क्राइटेरिया बना रहे थे। ऑर्डर से आगे जो भी है फाइलम या किंगडम, इन सब में एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं, कैरेक्टर्स को एक साथ ले रहे हैं। ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, जैसे पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर है उसमें दो फैमिली आ रही है, कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। एंड ये जो ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, दिस इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। प्लांट के केस में कार्निवोर ऑर्डर है, इस ऑर्डर में दो फैमिली आ रही है, फैलिडी, फैलिडी जिसमें कैट अभी हम लोगों ने देखा था, टाइगर लायन, और कैनिडी जिसे डॉग बिलोंग कर रहा। तो कार्निवोर ऑर्डर सेम है लेकिन दो अलग अलग फैमिली है। इसी तरीके से क्लास मतलब रिलेटेड ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर में जैसे क्लास मैमेलिया, प्राइमेट्स, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, कार्निवोर, टाइगर, कैट एंड डॉग। इसी तरीके से अगर हम क्लास के आगे जाएंगे तो क्लास से फिर आगे जब मूव करेंगे तो फाइलम, और फाइलम से आगे मूव करेंगे तो किंगडम। तो जो ग्रुप ऑफ क्लासेस है वो फाइलम फॉर्म कर रहे हैं। फाइलम में भी जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट्स भी कह रहे हैं, और नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी कई सारे फाइलम्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर किंगडम में आएंगे। किंगडम जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, किंगडम में सबसे लेस कॉमन फीचर होंगे और स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने फॉलो करी है। व्हाट यू हैव टू डू, first you have to see my complete lecture, then read NCERT, then you will come to know how actually you have to read NCERT between the lines. This is the mean of between the lines. Thank you for watching me.